बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 18 से 24 घंटे बाकी हैं और सबसे ख़तरनाक केस जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बनाया गया, जिसमें यहाँ तक था कि जी सज़ाए मौत भी हो सकती है और एक वक्त में लग ये रहा था कि हुकूमत चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जाए, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन्होंने कुछ बयानात बदले थे। बहरहाल अब साइफ़र केस 18 से 24 घंटे की दूरी पर है अपने सफाए से। साइफर सिफर हो चुका है और कल अब समात होनी है और आज की समात ने वाज़े कर दिया कि धड़न तख्ता हो चुका है। जिस तरह से जजेस ने जो सवाल पूछे हैं, जिस तरह हुकूमती वकील आए ही नहीं और उनकी जगह पर जो दूसरे प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा जी मुझे वक्त दे दें, मुझे वक्त दे दें, वो आ जाएंगे। वो मुसलसल ये इस्तदा करते रहे कि कोई हफ्ता कुछ दिन के वक्त मिल जाए। फिर ये कि जी डोनाल्ड लू की शहादत पेश करना चाहते हैं, ये उन्होंने दरख्वास्त की। जज साहब ने कहा जी कोई रिटर्न आपने कुछ दिया है? कहते नहीं जी, पहले आप माने फिर हम रिटर्न देंगे। तो जो मामला लटकाने की कोशिश थी वो सिर्फ एक दिन के लिए कामयाब हुई, वरना आज ही बहुत से लोग कह रहे थे फैसला हो जाना था, धड़न तख्ता हो जाना था, क्योंकि किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं आ सका। और ख़ुद जज साहब ने कहा है, मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने, कि लगता है कि सिर्फ आप मामले को लटकाना चाह रहे हैं 2-3 महीने के लिए कि जी वो वहाँ से उसकी शहादत आएगी, फिर वो उसको बुलाया जाएगा, तस्दीक होगी, फ़लाँ होगा। पहले आप बता तो दें कि कानूनी शहादत के मुताबिक इसकी ज़रूरत है या नहीं है। आखिरी वक्त पर जब अपील बिल्कुल फाइनल स्टेज पर है तो ये सिर्फ डिलिंग टैक्टिक्स मालूम होते हैं कि जी वो वालिदा बीमार हो गई प्रोसिक्यूटर साहब की, वो चले गए, अब मैं तैयारी से नहीं हूँ, मुझे वक्त दे दें। अगर उन्होंने कहा कल वो नहीं आते तो आप जो प्रोसिक्यूटर हैं जनाब दूसरे, उनको कहा गया कि आप फिर दलाइल दे दीजिएगा और हम केस जो है फाइनल कर देंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया जज साहब की तरफ से कि हमने कहा था जो सरकार ने वकील मुकर्रर कर दिए थे रातों रात इमरान खान और शामिद कुरैशी के लिए, वो कहाँ हैं? वो आए तो उनसे पूछा गया कि आपको कब वकील मुकर्रर किया गया? उन्होंने कहा जी 26 तारीख को। अच्छा, तो फिर 27 को आपने जरा भी कर दी, आपने केस भी लड़ दिया, तैयारी भी कर ली एक दिन में ही? उन्होंने कहा हाँ जी, हमें 26 को फाइल दे दी गई थी, हमने कर ली। तो यहाँ भी फंस गए हैं सब, किस तरह से दिन रात लगाकर जो है केस चलाया गया। तो वहाँ पर धड़न तख्ता हो रहा है। अब इसके साथ साथ आप ये देखिए कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो हाल ही में रीलॉन्चिंग की गई, जी हाँ रीलॉन्चिंग, कि मियां नवाज शरीफ हैं, जब वो पाकिस्तान आए वो लॉन्चिंग उनकी फेल हो गई थी और फिर जो नवाज दो का जो कैंपेन सारा आपने देखा, माहौल बनाया गया, करोड़ों रुपए के इश्तिहार लगाए गए, वो भी फेल हो गया। फिर 8 फरवरी का प्लान फेल हो गया। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म बनने आए थे वो फेलियर हुआ। अब उनकी लॉन्चिंग भी फेल हो गई है। एक तकरीब सरकारी तौर पर, नीम सरकारी तौर पर हुई, जहाँ कि जी वो अब शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ को देना है जी सारा कुछ, और ये सब ड्रामेबाजी थी। उसमें जो तकरीर की गई, जहाँ उन्होंने बताया कि जी बस मैं मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। भाई जितने वज़ीर आज़म आपने निकाले, जितने के खिलाफ आपने साजिशें की, वो एक रिकॉर्ड है। और जी 93 में किस तरह निकाला, झूठ पर झूठ। फिर लोगों ने ये निशानदेही की कि जी आपने कहा जी मैं इमरान खान साहब ने बनी गाला गया, तो उसने कहा जी मेरी ये बाहर सड़क बनवा दो, और इरफान सिद्दीकी साहब उसमें मौजूद थे, लोगों ने पुराने क्लिप निकाल दिए। सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया, इसलिए तो इसको बंद करना चाहते हैं कि जी इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने कहीं नहीं कहा कि जी बनी गाला की सड़क बना दे बाहर। वो तो मियां नवाज शरीफ साहब ने देखा कि सड़क बड़ी ख़राब है, जब आए हैं मिलने तो ये तो बना दी जाए। ये सारी कहानी जनाब। और इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं कि जी सारे जनरली बुरे थे। ज़हीरुल इस्लाम का भी अब नाम ले लिया, बाजवा साहब बुरे थे, फिर उनको एक्सटेंशन और सबसे प्यारे वही हो गए थे जब हुकूमत उन्होंने दिलवाई। फिर ज़हीरुल इस्लाम ने करवाया, फिर काकड़ जी वो 1993 में चले गए, और ये सब बातें वो करते रहे। बड़ा जुल्म हुआ, बड़ी ज़्यादती हुई, किस तरह से जनाब जजेस मेरे खिलाफ फैसला दे सकते हैं, ये 3 जजेस सारे ख़राब थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर लेना। फिर आप किसने रोका आपको? 2 दफ़ा हुकूमत उसके बाद आपको मिल गया, PD1 और अब PDM2, 2 साल हो गए हैं, कर लें कार्रवाई, नहीं करेंगे। ऐसे ही बातें कि जी जज फैसले नहीं दे सकते, तो फिर कौन देगा आपके खिलाफ फैसले? आपको जितनी सहूलत जुडिशरी से मिली है तारीख में कभी नहीं मिली। एक दिन इन्होंने जाना गवारा नहीं किया। कन्विक्टेड शख्स है, बाहर से आता है, वहीं पर एयरपोर्ट पर जनाब नादरा के हुकाम जाते हैं, वहीं सारा कुछ होता है, सिर्फ अदालत में आते हैं तो रिहाई रिहाई रिहाई, नैब भाग जाता है, सब कुछ हो जाता है। उसके बावजूद इनको ना एस्टैब्लिशमेंट से सच्चा प्यार मिल रहा है, ना अदालत से सच्चा प्यार मिल रहा है, ना ब्यूरोक्रेसी से मिल रहा है। हत्ता कि अवाम भी बहुत बुरे हैं। कौम इनके लिए क्यों नहीं निकली? निकलती कौम जनाब इनको सी ऑफ करने के लिए कि जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब। इससे पहले कि कौम निकलती, आप निकल लिए थे। तो ये सब उन्होंने गिले पे किए, जिसके बाद जिस तरह से फिर बातें आई, लोगों ने इसको काउंटर किया और इनके झूठ में नकाब किए, तो उनकी रीलॉन्चिंग हो गई फ्लॉप। अब तो रीलॉन्चिंग की होनी थी, गुड बाय का वक्त आ गया, गुड बाय का, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस हैं कि एक एक केस में ये सारी हुकूमत उड़ सकती है। सिर्फ मैं एक मिसाल आपको दे देता हूं। तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज हैं और इलेक्शन ट्रिब्यूनल को देख रहे हैं, और इलेक्शंस की जो अपील है उस पर 3 हल्के
जो विफाकी दारुल शहर इक़्तिदार के तीनों हल्के जो चैलेंज किए तहरीक इंसाफ ने, उसमें ऑडिट रिपोर्ट आ गई, साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते। मुस्तफा नवाज खोखर साहब जा रहे हैं फॉर्म 45 लेकर, और उसमें बुलवा लिया गया है तस्दीक शुदा, जहां पर कोई आरओई नहीं पेश हो रहा, कोई रिटर्निंग अफसर नहीं पेश हो रहा, इलेक्शन कमीशन भाग रहा है, फंस गया है बुरी तरह इलेक्शन कमीशन। अगर ओरिजिनल फॉर्म 45 ले आते हैं सही, तो उसमें तो तहरीक इंसाफ जीती हुई है। जालसाजी करते हैं तब भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि फोरेंसिक लोकली भी इंटरनेशनली भी करवाया जाएगा। दोनों सूरतों में इलेक्शन कमीशन गया, जालसाजी पकड़ी गई, धोखा, और फिर सारे के सारे इलेक्शंस मशकूक भी नहीं सिर्फ होंगे बल्कि पकड़े जाएंगे कि हाँ जी सारे फॉर्म 45 पर इसी तरह से आपने उनके खिलाफ वर्जी की है और सारा कुछ किया है। तो वहीं से इनका गुड बाय हो रहा है। तो इनके लिए बड़ा मामला ख़राब हो गया, और ये अब एक टाइम बम है जो जिस दिन ये सारा कुछ हो गया। अभी मैंने को था कल साइफर केस ठुस हो रहा है, और वो आज जिस तरह भी घसीट घसाट के कल तक ले गए हैं, लेकिन आखिर कब तक ये होगा। पहले दिन रात चला रहे थे, अब जनाब उसको घसीटना चाह रहे हैं। यही आप इद्दत केस में देख रहे हैं। तमाम केसेस से अब देखिए, जो सजा दिलवाने वाले थे, जो पीछे थे, जो देने वाले थे, केस बनाने वाले थे, वो भाग रहे हैं। अब सिर्फ जिल्लत और रुसवाई है, नाकामी है, बर्बादी है उनके लिए जिन्होंने ये सारा खेल खेला, सब कुछ किया। एक एक चीज़ अब खुलकर सामने आ रही है और सब एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। एक और मामला ख़राब हो गया है, अब फड्डा हो गया है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, और बात हो रही है हद तक इज्जत बिल की। पीपल्स पार्टी इससे अब भाग रही है, और पीपल्स पार्टी कहती है जी इस मौके पर जब ये बिल मंजूर किया गया तो हमारा तो कोई रुकन था ही नहीं असम्बली में, वाज़ेह अहकामात थे लीडरशिप के कि हम साफ़ियों के साथ हैं, हद तक इज्जत बिल में हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्या ये काफ़ी है? साथ फिर भी रहेंगे, बस वॉकआउट कर गए, और पता तो था कि फिर भी बिल पास हो जाएगा। तो किया क्या? बयानात। तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा बयानात दे रहे हैं जी हम साफ़ियों के साथ हैं, ये बड़ा गलत है। लेकिन इसमें फिर वही बात कि अब नून लीग अकेले ही इसका बोझ उठाए, ताकि जिस तरह कोशिश इनकी है कि महंगाई का बोझ हो, गवर्नेंस का बोझ हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का बोझ हो, वो सारी नून लीग सिर्फ उठाए, और हम कल को कह सकें देखिए जी हम तो साथ नहीं थे। लेकिन लोग समझ चुके हैं, लोग इनको इकट्ठा देख रहे हैं, मगर फिर भी नून लीग के लिए एक और झटका है, एक और मसला है कि एक और बोझ सिर्फ उनको अकेले उठाना होगा। अब पूरी साफ़ी बरादरी जो है, जाहिर है कि वो पूरी तरह से इसकी मुखालफत करती चली जाएगी, और सारा कुछ नून लीग को बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि वो इसमें पेश हैं और उन्होंने ये सहाफ़त का कत्ल करने की कोशिश की है। अब आप ये देखिए कि रऊफ़ हसन साहब पर जो हमला हुआ है, उसमें रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है, उमर अयूब उसमें थे, आज़म स्वाति थे, उमर अयूब, और इन्होंने कहा है कि जी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जो FIR हमने दर्ज कराने की कोशिश की है वो तो हुई नहीं, यानी जिस पर हमला हुआ है, कातलाना हमला हुआ है, दहशतगर्दी है, वो कहते हैं ये तो इस बीच में शामिल करते। वही हाल जो इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, इमरान खान अपनी मर्जी की FIR नहीं करवा सके, साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपनी मर्जी की FIR नहीं करवा सका, इन्होंने क्या करवानी है। तो अब वो रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं जी मैं और हक़ाइक़ अभी बताऊँगा, और मेरे साथ जो हुआ है कुछ भी नहीं है, मुझे रोना आ जाएगा जो मैं बताऊँ कि मेरे साथियों के साथ क्या क्या हुआ है। और पहले भी एक दिन पहले भी इन लोगों ने गालियां दी और मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। मैंने उस वाक़े को इतना ज़्यादा नोट नहीं किया, और फिर अगले ही दिन मुझ पर ये कातलाना हमला हो गया और ब्लेड जिस तरह से उनको मारा गया और ये सब कुछ हुआ। इस पर उमर ने कहा जी हमारे लोगों को ढूंढना हो तो ऐसे नादरा से शनाख्त की जाती है, फ़ौरन जनाब कैमरों से, और शाम तक घर पहुँच चुके होते हैं, लोगों को उठा लिया जाता है। यहाँ पता ही नहीं लग रहा है कौन थे जनाब ये ख्वाजा सरा, और ये सारा कुछ क्या हुआ है। फिर रऊफ़ हसन कह रहे हैं जी पीछे एक शख्स है और पर्दे के पीछे है, आगे सिर्फ एक जमात है जो ये सारा कुछ कर रही है, तो इनकी नहीं चलेगी। तो वहाँ पर भी जनाब हुकूमत जो है वो इसको नीचे करने की कोशिश कर रही है कि जी ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो होते रहते हैं, बस इस पर मिट्टी डालो। लेकिन अब मिट्टी पड़ नहीं रही, इनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। अभी आप देखिएगा आगे मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या होने वाला है, क्योंकि अवामी सतह पर जो खबरें आ रही हैं वो मैं आपके साथ जब शेयर करूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो ये जुल्म करने लगे हैं। IMF जिस तरह अब बिजली कीमतें तो बढ़ा ही रहे हैं, IMF के कहने पर गैस की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं, और सबके लिए बढ़ने लगी हैं, घरेलू सार्फिन से लेकर तमाम के लिए। और ना बिजली के बिल दिए जाएंगे ना गैस के बिल दिए जाएंगे, दोनों ही नहीं। रेस लगी हुई है गैस और बिजली के दरमियान कितनी आगे जाती है। अब तो जनाब अद्वियात भी पहुँच से दूर हो जाएंगी, क्योंकि हुआ यह है कि 18% कहा जा रहा है जी सेल्स टैक्स लगाया जाएगा अद्वियात पर। और पहले ही दवाइयाँ इतनी महंगी हैं, और अब अद्वियात पर 18% तक सेल्स टैक्स लगाया जा सकता है। अब ये भी IMF की शर्त के मुताबिक कि हाँ लोगों को खुराक भी ना मिले और दवाइयाँ भी ना मिले, ये हो रहा है। इसके साथ जनाब नून लीग के एक और रहनुमा का झूठ पकड़ा गया है, सईद अकबर नवानी। ये जनाब नून लीग के रुकन असम्बली हैं, इनकी अहलिया से डकैती की कॉल पुलिस ने झूठी करार दे दी है कि जी 73 लाख की डकैती हुई, लेकिन वो कैमरों में नजर आया कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो हम अंदाज़ा लगाइए, यानी ऊपर से नीचे तक लीडरशिप से लेकर नीचे तक सारे ही झूठे हैं।
फिर गंदम का बहरान जो है वो अभी तक है, और अब पता चल रहा है कि जनाब बहुत उसमें रिश्वतस्तानी हो रही है। कई तहसीलों में गंदम के बार दाना यानी बोरियां जो हैं जो तकसीम की जाती हैं कि उसमें फिर आप गवर्नमेंट को बेच सकते हैं गंदम, इसकी तकसीम और इसको रिश्वत के लेकर फ़रोख्त करने पर पास्को हुकाम यानी सब महकमे आपस में लड़ रहे हैं कि रिश्वत में मेरा हिस्सा इतना, मेरा इतना। पास्को हुकाम, महकमा खुराक और असिस्टेंट कमिश्नरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये अदनान आदिल साहब ने ये खबर दी है। असद तूर कहते हैं, ख्वाजा सराओं को कौन बता रहा था कि रऊफ हसन किस किस चैनल पर जा रहे हैं? कौन था जो रऊफ हसन की लोकेशन ट्रेस करके ख्वाजा सराओं को दे रहा था? कौन था जो रऊफ हसन की कॉल्स सुन रहा था? ये टेक्नोलॉजी किसके पास है? खैर, ये वो केस पहली बाबर सत्तार साहब की अदालत में चल रहा है। एक और मामला जनाब जो नून लीग के लिए मसला बन गया है। जस्टिस अमजद रफीक जज लाहौर हाईकोर्ट ने 9 मई के बाद सेक्शन 3 और 16 के तहत जारी MPO का मुकम्मल रिकॉर्ड 10 जून तक तलब कर लिया। सैकड़ों नजरबंदी के गैर कानूनी अहकामात हुकूमत पंजाब ने जारी किए, घरों को तोड़ा गया, तशद्दुद किया गया, जबकि ये गिरफ्तारी नहीं, हिफाजती नजरबंदी थी, और इसके दौरान ही पता नहीं क्या कुछ कर दिया गया। तो इससे अंदाज़ा लगाएं आप कैसे कैसे केस जो हैं वो खुल रहे हैं, और अभी आप देखें जब ये सब कुछ होगा तो क्या हालात होंगे। एक और कारनामा इनके होते हुए जनाब CTD का नजर आया कि CTD भी अगवा करती है और तावान भी मांगा। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने अभी तो ये कह रहे थे ना फवाद चौधरी के जी करोड़ों अरबों रुपया कमाया गया है 9 मई के चक्कर में, तफ्तीशी अफसरों और दीगर ने, ये तो उन्होंने बात की थी, लेकिन अब तो ये खबर आ गई है और रेंजर्स ने फिर ये छापा मारा। 15 लाख रुपए तावान अहले खाना से तलब किया गया, और ये CTD ने बंदा रखा हुआ था, तावान भी मांग रहे थे। और फिर पहले सादा कपड़ों में रेंजर्स के लोग गए, उन्होंने ये सारा कुछ किया जाकर, और फिर रेंजर्स बावर्दी आए, उन्होंने फिर इनको दबोच लिया, यानी सबूत के साथ इनको पकड़ा है। अंदाज़ा लगाइए, ये है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। पुलिस का हाल आप देख लीजिए क्या है। बाकी छापे मारने हो, लोगों को पकड़ना हो, और उसमें ये भी सारा काम हो रहा है जी। लोगों को इराक से पलट बंदा है और उसको उठा कर ले गए और अगवा कर लिया। खुद जनाब देखिए ना, जिनका काम हिफाजत करना है उन्हीं से लोग महफूज नहीं हैं। फिर इमरान खान साहब का बड़ा मुतालबा सामने आ गया है। इमरान खान ने मुतालबा किया कि 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, और वो खुद पेश होकर अपना केस लड़ेंगे। इमरान खान का मुतालबा है दुबई लीक्स में जिनके नाम आए हैं मनी ट्रेल दें। अरे कैसे देंगे सारे मिले हुए हैं, सारों का काम ही है, इसी तरह तो इन्होंने सब कुछ किया है। तो जनाब अब ये केस ख़त्म होने जा रहे हैं, और आप देखिए कि जितने भी हरबे थे, जो कुछ भी सोचा गया था, और ये आखिरी जो कोशिश थी मियां नवाज शरीफ साहब की रीलॉन्चिंग की, को अपनी साख बहाल करने की, वो नहीं हो सकी। तो लिहाजा अब चूँकि उसका जवाब सोशल मीडिया पर दिया गया, अब ये है कि 20 अरब रुपये जारी करो, क्योंकि सोशल मीडिया बंद करना है, साफ़ियों की ज़ुबान बंद करनी है, ना कोर्ट रिपोर्टिंग हो सके, ना किसी भी तरह की कोई रिपोर्टिंग हो सके, हमारी शान में गुस्ताखी न कर सके। अब ये समझ रहे हैं कि इस तरह से हम मुसल्लत रह सकेंगे, इस तरह हम चल सकेंगे, क्योंकि अवामी हिमायत तो रही नहीं है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो ये करते चले जा रहे हैं, जिस तरह से इमरान खान के केसेस ख़त्म होते चले जा रहे हैं, ये इमरान खान का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। और अब जुडिशरी में जो कुछ हो चुका है, उसके बाद नया केस बनाना भी एक मुसीबत बन गई है। और अभी खबरें जिस तरह आ रही हैं, फिरोज़ लाई के बाद शामिल कुरैशी की रिहाई की खबरें आ रही हैं, और फिर इमरान खान भी जल्द रिहा हो सकते हैं। तो उसके बाद इनका बनेगा क्या? पहले ही तहरीक इंसाफ ये कह चुकी है कि वो शेड्यूल दे रहे हैं एहतजाज का, जलसों का, और पुरअमन एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। और जो अंदर से खबरें आ रही हैं तहरीक इंसाफ के वाले से, वो है कि इन्हीं एहतजाज और ये जो इतना लोग निकलेंगे, हो सकता है उसी से हुकूमत जो है फारिग हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।